हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मीनिंग क्या है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ चेन। ये जो टॉपिक है हमारा बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर बायो सब्जेक्ट जो है हमारा बायोकेमिस्ट्री का है, इसके बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसका ईटीसी का मतलब क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे। इसमें ATP generated as a result of energy produced when electrons from NADH and FADH2 are passed to a molecular oxygen by a series of electron carrier collectively known as electron transport chain। हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो NADH प्लस एच आयन प्रोड्यूस होंगे। यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन या FADH2 से इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, अल्टीमेट जो हाइड्रोजन ट्रांसफर होंगे और प्लस हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये हाफ एटम्स 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और साथ ही साथ हमारा ATP प्रोड्यूस करेंगे। जो ट्रांसफर होगा NADH प्लस एच आयन से और FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, वो कैसे होगा कि जैसे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस यूज होंगे, उस कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू पहुंच के फाइनली वो हमारा ऑक्सीजन के साथ मीट करेगा और ऑक्सीजन के साथ मीट करने के वाटर मॉलिक्यूल और एट द लास्ट स्टेप जो बनेगा हमारा ATP प्रोडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन क्यों कहा, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी लास्ट में जो है हमारा ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए इसे रेस्पिरेटरी चेन भी कहा जाता है। अब हमारे जो NADH प्लस एच आयन प्लस FADH2 बना हमारा प्रोडक्ट, ये अब कहाँ से आएंगे। द एनर्जी रिच कंपाउंड हमारे जितने भी हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, फैटी एसिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, तो जब इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है हमारी बॉडी में तो कुछ ये हाइड्रोजन्स को जनरेट करते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होता है रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के बाद हमें कुछ हाइड्रोजन्स मिलते हैं और वो हाइड्रोजन पिकअप करके NAD मॉलिक्यूल्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बोलते हैं, NAD प्लस और FAD जो है हमारे उन हाइड्रोजन को पिक करके ETC तक लेकर आते हैं ताकि वो ATP की जनरेशन कर सके। तो जब इनका मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं तो इनका फाइनली प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर बनता है। इसके दौरान हमारे जो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होता है और जो इतने भी हाइड्रोजन रिमूव होते हैं वो हाइड्रोजन जो है NAD पिक करता है और FAD करने के बाद दो हाइड्रोजन H2 और H2 हमारे पिक करके फाइनली जो है ATP की प्रोडक्शन करते हैं। NADH FADH2 फॉर्म कहाँ पे होते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में परफॉर्म होते हैं। और TCA स्टैंड फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और क्रेब्स साइकिल एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। दैट मीन जो हमारे हाइड्रो NADH मॉलिक्यूल्स बनता है या FADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये हमारे किन किन साइकिल्स में बन सकते हैं हमारे, अगर हम देखें यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में, TCA साइकिल में एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में। यहाँ पर जो हमारे NADH मॉलिक्यूल्स प्लस FADH मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होगी, जो ये बनते हैं दिस आर द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड। हाई एनर्जी, इनके पास हाई पोटेंशियल जो है एनर्जी का वो ज़्यादा होता है। तो अब NADH जो है हमारा किसमें प्रोडक्शन होती है, ATP में। तो NAD कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3/2.5। कई बुक्स में 3 लिखा हुआ है, कई बुक में 2.5 प्रोडक्शन। और FAD से वही सेम 1.5 और 2 ATP की प्रोडक्शन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हमारी वो टेक प्लेस होती है 4 स्टेप में। पहले ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, थर्ड क्रेब्स साइकिल, टर्मिनल जो है ETC। इन 4 स्टेप के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन दैट मीन्स टेक प्लेस इन द ऑक्सीजन।
ग्लाइकोलाइसिस, पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, कुछ हमारे NADH प्लस H आयंस की फॉर्मेशन हुई। लिंक रिएक्शन, दैट मीन्स पायरुवेट से एसिटाइल की फॉर्मेशन हुई। फिर जो एसिटाइल को बना हमारा, वो क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व हुआ और हमारा सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन हुई। उसके बाद जो इतने भी हमारे NADH मॉलिक्यूल्स बनेंगे, NADH प्लस H आयन प्रोडक्ट बनेंगे और हमारे FADH2 प्रोडक्ट बनेंगे, वो हमारे ETC में जाएंगे और ETC में फाइनली हमारा क्या करेंगे, ATP की प्रोडक्शन करेंगे। अब जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है वो हमारी साइटोसोल में प्रेजेंट होती है या साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। लिंक रिएक्शन, ये हमारी इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन ही बाहर होती है, आउटसाइड होती है। क्रैब साइकिल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एंड टर्मिनल ETC जो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ही है मेन, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी मेन जो साइट है वो हमारी क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अब हमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबसे पहले। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसकी एक लेयर होती है आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। बाहर की लेयर को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की लेयर को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं ये, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। जो इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड फॉर्म होती है, दैट मीन्स यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि विच वन इज लॉन्ग। तो इनर मेम्ब्रेन का जो साइज है वो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। ये जो हमारा बीच में फ्लूइड है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। जो हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही हमारे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं, वो NAD प्लस FMN कोएंजाइम Q BCA। जितने भी ATP की प्रोडक्शन है वो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होंगे। और ATP क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन चेन असेंबली है ये NAD FMN कोएंजाइम Q BCA, इसको हमने इसी ऑर्डर में ही लर्न करना है। NAD प्लस FMN कोएंजाइम Q साइटोक्रोम BCA, उसी तरह से फॉलो करना है। लोकेशन ऑफ ETC, दैट मीन जो हमारा ETC परफॉर्म है वो कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारा, यहीं पे हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं यहीं पे टेक प्लेस होती हैं, और हमारा NADH FADH में फाइनली हमारा ATP में प्रोडक्शन होती है और वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ATP की प्रोडक्शन होने की वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर को, हमने लास्ट डिस्कस किया है। इसके 5 पार्ट्स को मेनली डिस्कस किया गया है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो स्पेस है इसे बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो फोल्डेड फॉर्म जो है हमारी इसे बोलेंगे क्रिस्टे। और ये जो है हमारा प्रोडक्ट जो लिक्विड प्रेजेंट है दोनों के बीच में हमारा इनर मेम्ब्रेन के सेंटर में, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब जो मेन हमारी जो ATP की प्रोडक्शन है हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होगी, या ETC जो असेंबली है वो भी हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगी। तो इसलिए हम इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो असेंबली है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट, सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारी ATP की प्रोडक्शन हो रही है। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो हाइड्रोजन आयन के लिए, पोटेशियम आयन के लिए और सोडियम आयन के लिए और कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल है। ये हाईली फोल्डेड होती है मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो है, जिसे क्रिस्टे भी बोला जाता है, क्रिस्टे बनाते हैं। इसी की वजह से, क्रिस्टे की वजह से जो इनर मेम्ब्रेन का जो साइज है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जो हमारे यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे फॉस्फोराइलेटिंग यूनिट प्रेजेंट होती हैं। लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर होता है, और यही हमारी ATP की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दैट लुक लाइक एज अ लॉलीपॉप। इन लॉलीपॉप यूनिट्स को बोला जाता है फॉस्फोराइलेटिंग सब यूनिट, विच आर द सेंटर फॉर द ATP प्रोडक्शन।
ओवरव्यू देख लेते हैं हम एटीसी का क्या है। जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड है हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। फाइनली कन्वर्ट किसके अंदर होते हैं, CO2 एंड वाटर के अंदर। जो इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होता है यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करने के लिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो उसको हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए कौन आते हैं, हमारे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट आते हैं, जिसे NAD प्लस FAD कहा जाता है। ये हाइड्रोजन को पिक करके NADH प्लस एच आयन एंड FADH में कन्वर्ट हो जाते हैं, FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये NADH और FADH2 ETC असेंबली में इन्वॉल्व होते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्शन बनाते हैं, और साइड बाय साइड जो हमारा ADP है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर ATP में प्रोडक्शन होती है। ये हमारा ओवरव्यू है ETC का। जनरली कैसे हमारी जो ETC जो है वो हमारी ETC में हमारा जो ATP की प्रोडक्शन होती है। अब ETC में हमारे 5 कॉम्प्लेक्स हैं जिनको अंदर जिसके साथ इन्वॉल्व होकर हमारी ATP की प्रोडक्शन होती है। तो मैं इसको ओवरव्यू हम समझ लेते हैं कि ETC साइकिल किस स्टेप से होती है, किस स्टेप से फॉलो होती है। अब हमारा जो NAD कोई भी सबस्ट्रेट है, मान लो जैसे ग्लाइकोलाइसिस में जो कोई भी सबस्ट्रेट रहा होगा जिसने हमारा NADH प्लस H आयंस की फॉर्मेशन हुई, दैट मीन्स सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारा NADH प्लस H आयन बना। इस NADH प्लस आयन हाइड्रोजन जो लिए, इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, FMN पिक करेगा। FMN के बाद ये हमारे आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएंगे। ये है इसको आसानी से जो है कोएंजाइम के तक ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ये पूरी चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा एक सिस्टम, तो अब हम उस चेन के बारे में, ETC असेंबली के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी असेंबली प्रेजेंट है, कि किस किस के थ्रू पास होकर हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जैसे भी हमने डिस्कस किया, सबस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, किसी भी साइकिल में इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें वो उसका ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो उस हाइड्रोजन को रिमूव करके लेकर आएगा NAD प्लस आयन, जो NADH प्लस H आयन की फॉर्मेशन होगी। फिर हमारा FMN के पास जाएंगे, FMN के बाद हमारा FES के पास जाएंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन। और फिर फाइनली जो FES के पास से लेकर हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे, कोएंजाइम Q तक चले जाएंगे। अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स 1 बोलते हैं इसे। अब इसका नाम क्या है, NADH। दैट मीन्स NADH से जो हाइड्रोजन है वो कहाँ तक गए, कोएंजाइम Q। इसलिए इसका नाम क्या हुआ, NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस। इसे NADH डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसने रिमूव किए हाइड्रोजन, इसके पास आ गए, इसने रिमूव किए, इसने किए, इसके बाद फाइनली इसके, तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। और फाइनली जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहाँ पर आ गए, कोएंजाइम Q तक आ गए। जनरली ये हमारे लगा लो ग्लाइकोलाइसिस में NADH की फॉर्मेशन होती है, और क्रेब्स साइकिल में हमारे जो NADH की फॉर्मेशन होती है। अब हमारा कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट जो प्रोडक्ट है हमारा, वो क्रेब्स साइकिल का एक सबस्ट्रेट है। सक्सिनेट की जब सबस्ट्रेट से फ्यूमरेट की प्रोडक्शन हो रही होती है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट के अंदर प्रोडक्शन हो रही होती है, तो हमारा FADH2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है FAD से। तो FAD दैट मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद FAD मॉलिक्यूल जो है FADH2 के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाता है और फ्यूमरेट की प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये वही इसका मतलब दैट मीन्स सक्सिनेट क्या है, एक सबस्ट्रेट है। यहाँ से जो हमारे हाइड्रोजन इसने दिए, हाइड्रोजन FADH में कन्वर्ट हो गया, FADH2 FES के थ्रू लेकर कोएंजाइम के तक आएगा। तो इसमें एंजाइम का नाम कैसे रखेंगे कॉम्प्लेक्स 2 का, सक्सिनेट से कोएंजाइम के तक आए, इसलिए से बोला सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज, या इसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी कहा जाता है। फिर हमारा कोएंजाइम Q ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कैरी किए करने के बाद हमारे साइटोक्रोम के बाद जाएंगे, उस साइटोक्रोम का नाम है B। देखो हमने जो असेंबली की थी ETC के अंदर, याद भी हो अगर तुम्हें, NAD प्लस FMN कोएंजाइम Q BCA। देखो NADH कन्वर्ट किया, फिर FMN आया, और इधर से कोएंजाइम Q तक आ गए।
आने के बाद हमारे साइटोक्रोम में जाएंगे, इसी सीक्वेंस में BCA में जाएंगे। तो हमारा कॉम्प्लेक्स 3 जो है कोएंजाइम Q से कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम C तक जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके। तो किस चेन से जाएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। हमारा क्या है, कोएंजाइम Q से कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम B पे। साइटोक्रोम B के FES के थ्रू, दैट मीन्स आयरन सल्फर प्रोटीन की हेल्प से कहाँ पे जाएंगे, साइटोक्रोम C1 पे जाएंगे। और C1 पे फाइनली किस पे चले जाएंगे, साइटोक्रोम C पे। जैसे ही साइटोक्रोम C पे जाएंगे, ये साइटोक्रोम A और A3 हमारी सब टाइप्स हैं, इसके पास इस चेन के थ्रू जाएंगे। और जैसे ही हमारे साइटोक्रोम ए से पास होते हुए A3 के पास होंगे, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैक करेगा और हमारा वाटर की प्रोडक्शन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकले हमारा और इलेक्ट्रॉन्स निकले वो हमारा वाटर के साथ प्रोडक्ट करके वाटर बना देंगे। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन जो हमारा वाटर प्रोडक्ट बना देंगे। और करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो हमारे ATP सिंथेसिस में हेल्प कर देंगे। ADP जो फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ लेके ATP की प्रोडक्शन कर देगा। ADP का मतलब डाइफॉस्फेट ग्रुप है, और एक फॉस्फेट और आने के बाद ट्राइफॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कलेक्टिवली A और A3 को क्या बोला जाता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी मेन ETC असेंबली है। ठीक है, अब इनके बारे में हम धीरे धीरे करके सबके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, हर स्टेप के बारे में। अब हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, अब हम इसी के बारे में जो हमने अभी चेन डिस्कस किया है उसके बारे में सब कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि ऑल जितनी भी ETC असेंबली है कहाँ पे हमारी प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसके पास 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 1 to 4 जो है हमारे कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके लेकर आएंगे। देखा ही था हमने पूरा NAD से FMN पे, फिर कोएंजाइम Q पे, फिर B पे, फिर C पे, हमारा लास्ट में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर के साथ करके वाटर प्रोडक्ट बनाया। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके आएंगे। कॉम्प्लेक्स 5 जो है हमारा ATP सिंथेसिस के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है। कुछ हमारे इसके अलावा कुछ कैरियर, मोबाइल कैरियर प्रोटीन्स भी होते हैं जो मूव कर सकते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी चेन में वो कौन कौन से हैं, NADH, कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C एंड ऑक्सीजन। ये मूविंग है, मूविंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कॉम्प्लेक्स 1 to 4 एंड मोबाइल कैरियर आर कलेक्टिवली नोन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कंबाइन टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस वाटर। फाइनली ETC जो है हमारी टेक प्लेस। अब हमने पढ़ने हैं कंपोनेंट कौन कौन से यूज हुए हैं ETC के अंदर। पहला है निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड, फिर फ्लेवोप्रोटीन, फिर कोएंजाइम Q के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जितने भी साइटोक्रोम्स यूज हुए हैं धीरे धीरे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड। वन ऑफ द टू कोएंजाइम NAD+ एंड NAD+H हमारे विटामिन नायासिन से डराइव किए जाते हैं, और ये जो पार्टिसिपेट करते हैं ETC के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। NAD+ is reduced to NAD+H ion by dehydrogenase enzyme। तो जब भी इनका हमारा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा वो कैसे होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्लेस में। डिहाइड्रोजिनेज मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट, एनी सबस्ट्रेट। जैसे सबस्ट्रेट के पास हमारी हाइड्रोजन है, NADH को दिए, उसमें प्रोडक्शन हो गई NADH+H ions +A की प्रोडक्शन हो गई। तो सबस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लिसर 3-एल्डिहाइड फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है। पायरुवेट, ये भी ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है, एंड प्रोडक्ट है उसका। पायरुवेट से जब एसिटाइल की कन्वर्जन हो रही होती है तब भी हमारा डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में हमारा क्या बनता है, NADH+H ion की फॉर्मेशन होती है। ये लिंक रिएक्शन का पार्ट है। आइसोसिट्रेट, ये हमारा क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड मैलेट, ये तीनों हमारे प्रोडक्ट जो हैं क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, और यहीं से हमारी NADH की प्रोडक्शन हो रही होती है। हमने अभी तक 2 ही साइकिल के बारे में डिस्कस किया। हमने बताया था लिंक रिएक्शन जो है पूरी ATP की प्रोडक्शन जो है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन जो है 4 स्टेप में होती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, इससे पहले की लिंक रिएक्शन है, एंड फाइनली जो है ETC। अब अगर हम बात करें NADP+ की, ये NADPH+H ion, ये हमारा NADPH डिपेंडेंट से डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में प्रेजेंट होता है। ये जनरली एनाबॉलिक नेचर में होता है, दैट मीन जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे फैटी एसिड सिंथेसिस में और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हमारा क्या होता है, यूज होता है।
अब हम डिस्कस करेंगे फ्लेवोप्रोटीन के बारे में। एफएमएन जो हमने डिस्कस किया या एफएडी हमने डिस्कस किया वो क्या है, फ्लेवोप्रोटीन्स है। एफएमएन जो है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा होता है यहाँ पे। कोएंजाइम एफएमएन जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है NADH से और एफएमएन H2 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में आयरन सल्फर प्रोटीन की हेल्प से करता है। जैसे NADH प्लस HN ने अपने हाइड्रोजन दिए, इसको दिए, एफएमएन को दिए और कन्वर्ट हो गए FMnH2 में, और ये हमारा NADH प्लस जो है फॉर्मेशन हो चुकी है। ये दोबारा से हमारा ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है ताकि फिर दोबारा से वो NADH प्लस HN की फॉर्मेशन कर सके। सेकेंड जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस की बात की थी हमने कि सक्सीनेट जो प्रोडक्ट है वो हमारा सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट जो क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर भी ये फ्लेवोप्रोटीन का काम करता है, FAD। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को सक्सीनेट से हाइड्रोजन को पिक करके उसमें कन्वर्ट हो जाता है FAGH2। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन के अंदर। आयरन सल्फर प्रोटीन क्या है, आयरन मीन्स Fe और सल्फर मीन्स S। तो आयरन सल्फर प्रोटीन ये हमारे दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Fe3+ एंड Fe2+ में, क्योंकि ये हमारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन लेगा एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, एक्सेप्ट कर रहा है दैट मीन रिडक्शन टेक प्लेस होती है। अगर ये दे देगा आगे, लूज कर देगा, ठीक है, तब हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा, तभी ये Fe2+ और Fe3+ में एग्जिस्ट करता है। हमारे पास हाफ डजन FES अवेलेबल है प्रोटीन जो हमारे ETC के साथ क्या है, असेंबल्ड है। मैकेनिज्म हमें आयरन सल्फर प्रोटीन का इतना अच्छे से अंडरस्टूड नहीं हुआ अभी तक। इतना नोन है कि वन जो FES जो प्रोटीन है हमने साइकिल के अंदर भी डिस्कस किया था कि FMN से लेकर कोएंजाइम के तक देने में हेल्प करता है। एक FADH2 से लेकर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 से लेकर कोएंजाइम के देने में हमारा हेल्प करता है। और तीसरा जो है हमारा साइटोक्रोम B में, साइटोक्रोम C1 में पार्टिसिपेट करता है ट्रांसफर फॉर द इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा कोएंजाइम क्यू था, इसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि कोएंजाइम क्यू तक हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, दैट मींस यही जो कोएंजाइम क्यू है जो हमारा क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसे क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोन बोलते हैं। कोएंजाइम को यूबिक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। ये हर यूबिक्विटस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके अंदर ये क्यूनोन डेरिवेटिव है विद आइसोप्रिनोइड साइड चेन। अगर मैमेलियन टिश्यू, जितने भी हमारे मैमेलियन टिश्यू हैं, उसमें क्यूनोन बेसिक रिंग होने के साथ साथ जो आइसोप्रिनोइड की यूनिट जो होती हैं वो 10 पाई जाती हैं, इसीलिए इसे कोएंजाइम Q10 या कोएंजाइम Q10 के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो नेचर है ये लिपोफिलिक है, दैट मीन्स लिपिड लविंग, फैट लविंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, FMnH2 से FES की हेल्प से ट्रांसफर करके, और इधर से हमारा दूसरा सक्सीनेट वाले में था FADH2 से लेके कोएंजाइम क्यू तक लेने में हमारी हेल्प करता है। तो कोएंजाइम क्यू है हमारा माइकोबैक्टीरिया है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया को जिसे माइकोबैक्टीरिया जाना जाता है। उसके अंदर कोएंजाइम क्यू की जो फॉर्मेशन है नहीं होती, उसकी जगह जो कोएंजाइम क्यू का वाला जो फंक्शन है वो विटामिन K परफॉर्म करता है। कोएंजाइम क्यू हैज नो विटामिन प्रिकर्सर। हमें अभी तक पता नहीं लगा कि प्रिकर्सर क्या है इसका कोएंजाइम क्यू की फॉर्मेशन के लिए। ये हमारा डायरेक्टली सिंथेसाइज होता है बॉडी में, हमारी इसमें बॉडी की कोई जरूरत नहीं होती। कोएंजाइम क्यू का स्ट्रक्चर है ये क्यूनोन का डेरिवेटिव है, इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ क्यूनोन है, ओन है तो डबल बॉन्ड O लगेगा। कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं है कि ओपन होगी। यहाँ CH3 आएगा, OCH3, यहाँ पे आएगा हमारा आइसोप्रीनेट यूनिट। तो अगर इसकी N की वैल्यू अगर हमें 10 आ जाएगी, इसे मैमेलियंस टिश्यू में N की वैल्यू 10 होती है, तो इसलिए इसे कोएंजाइम Q10 भी कहा जाता है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे साइटोक्रोम्स के बारे में। साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, जनरली हमारे कॉम्प्लेक्स 3rd एंड 4th में इन्वॉल्व होते हैं। ये कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, इनके साथ हेम ग्रुप लगा होता है। हेम ग्रुप के साथ क्या पहचान है कि हेम ग्रुप जो है हमारा पोरफायरिन रिंग के साथ अटैच होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर भी, मायोग्लोबिन के अंदर भी हमारा हेम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है।
इसमें सिर्फ जो Fe है वो Fe2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन साइटोक्रोम्स के अंदर ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Fe2 प्लस फिर हमारा Fe3 प्लस। अल्टरनेटिव पोजीशन में पहले Fe2 प्लस आएगा, फिर Fe3 प्लस आएगा, फिर Fe2 प्लस Fe3 प्लस, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और मैंने अभी बता दिया कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में हमारा Fe2 प्लस जो है वो Fe2 प्लस में ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जो साइटोक्रोम इनिशियली डिस्कवर हुए थे मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो उसको पहले हमें पता था A B C के बारे में पता था, डिस्कवर हुआ था, बाद में डिस्कवरी हुई C1 B1 B2 एंड A3 की, कि वो भी हमारे ETC असेंबली में क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। अब साइटोक्रोम C के बारे में पढ़ेंगे। साइटोक्रोम C जो है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, और इसके अंदर 102 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, सॉरी 104 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और एक हेम ग्रुप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि साइटोक्रोम्स में हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर आते हैं। यहाँ से हम एनर्जी को एटीपी प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ से हम एनर्जी को क्या करते हैं, इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम साइटोक्रोम ए और A3 की बात करें, जो हमारा A3 को अगर हम कलेक्टिवली कहा जाता है, तो हमने भी डिस्कस कॉम्प्लेक्स 4 में पढ़ा भी था कि इसे क्या कहा जाता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब हमें पता है कि इसके अंदर क्या होता है, हेम तो प्रेजेंट होता ही है, और इसके अलावा साइटोक्रोम ए और A3 में Fe3 में ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ हमारा Cu2 प्लस Cu प्लस भी एग्जिस्ट करता है, फॉर द हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन।